नमस्कार। कारगिल विजय दिवस के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहिता कोठियाल मनादुली। 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस, ये तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज है। ये तारीख गवाह है कि हमारे देश के वीर सपूतों ने अदम्य साहस का परिचय दिया था। कोई भी युद्ध आसान नहीं होता, लेकिन एक फौजी की इच्छा शक्ति उसे आसान बना देती है। कारगिल युद्ध की बात की जाए तो वहाँ पर स्थितियाँ हमारे अनुकूल नहीं थी, बावजूद हमारे फौजियों ने उस युद्ध में विजय हासिल की। तभी तो कहते हैं फौजी बनना आसान नहीं होता, रंगों में जज्बातों की जगह लोहा भरना पड़ता है। ऐसे ही फौजी आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो मौजूद हैं। सबसे पहले इनका परिचय करा देती हूँ, क्योंकि इन्होंने कारगिल युद्ध में अपने अदम्य साहस का परिचय दिया था। हमारे साथ वीर चक्र से सम्मानित ऑनरेरी कैप्टन पद से रिटायर खुशीमान गुरुंग जी मौजूद है, जो फर्स्ट नागा से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। इसी के साथ हमारे साथ यहाँ पर रमेश भट्ट जी, जो सेकंड नागा से चीफ ऑफ कम्युनिकेशन गार्ड पद से सम्मानित हैं, वो भी मौजूद हैं। सर आपको बहुत बहुत स्वागत। दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत करें इससे पहले आपको बता दूं कि ये दोनों ही हमारे वीर सपूत उत्तराखंड के हैं, और उत्तराखंड की धरती को वीरों की धरती कहा जाता है, क्योंकि कहते हैं कि यहाँ हर दूसरे घर में एक वीर सपूत पैदा होता है, जो भारत माँ के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। आज कारगिल विजय दिवस है, ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम याद करें उन वीर सैनिकों को, उनकी शहादत को, और नमन करें उन्हें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पे करते हैं। गुरुंग जी, पहले आपके पास मैं आना चाहूँगी। जब कारगिल युद्ध की शुरुआत हुई थी, उस वक्त सबसे पहले वहाँ पर आप लोग को भेजा गया था। कैसी परिस्थितियाँ थी, कैसे पता चला, क्या कुछ माहौल था उस वक्त? उस टाइम माहौल ऐसा था, जो हमको मिला था 18 घंटे का टाइम दिया जी। तो कल सुबह 8 बजे मूव होना है। तो हमने रातों रात अपना तैयारी करके गाड़ी में लोड हो के 8 बजे बड़ा कमांडर को रिपोर्ट दिया, और हम कारगिल के लिए मूव हो गए। कारगिल नहीं पहुँचे। द्रास सेक्टर में घुसने के बाद तो हमको पाकिस्तान से गोला आना शुरू हुआ। हमारा कन्वाय को जाना नहीं दिया, रोक दिया। तो हम उधर आड़ लेके, मतलब अपना आड़ लेके बैठे, रुके। ऐसे करके हम रात को सुबह 8 बजे चले थे, रात को 10 बजे अपना इलाका में पहुंचा, जो द्रास सेक्टर में पहुंचा। हमको फिर हुक्म मिला कि 2-4 घुसपैठी आया है, उनको खदेड़ना है। तो हम लोग को बटालियन ने मेरे को डेल्टा कंपनी को ट्रांस दिया कि इस वाला साइड से जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट साइड से जाएंगे। पूरा एक कंपनी, हमको कंपनी को मूव कराया दिया रातों रात। तो हम मूव हो गए पूरा। तो होते होते जाते जाते हमको पूरा रात बीत गया। तो हम ऊपर पहाड़ी में जाके एक बेस कैंप मिला था। बेस कैंप मतलब थोड़ा बैठने का जगह मिला था। उसमें हम होल्ड करके पूरा रात भर चला हुआ था, थका हुआ था। तो किसी को सुबह का टाइम 9-10 बजे का टाइम में धूप आ गए, थका हुआ आदमी था, तो कुछ ऐसे धूप सेक रहा था। तो ऊपर से पहाड़ी से पाकिस्तान का आदमी दिखाई दिया हमको, 2-3 आदमी दिखाई दिया घूमता हुआ। तो उन्होंने कुछ नहीं, फायर कुछ नहीं किया। तो हम भी देखते रहे, उनको देखा रहा ये क्या है। तो फिर बाद में तो 5 बजे के बाद उन्होंने हमारा ऊपर फायर मारा। तो हमने भी फटाफट फिर अपना पोजीशन लेके फायर को जवाब फायर ने दिया, फायरिंग किया। तो आगे बढ़ना था, वहीं डाउन हो गया कुछ आधा घंटा 1 घंटा। तो लद्दाख स्काउट का आदमी आना था हमारे लिए गाइड करने के लिए जी। आगे हमको लाने के लिए पेट्रोलिंग करनी, आगे कैसे बढ़ना है। हाँ, कैसे बढ़ना है, उन्होंने गाइड करके वो आदमी आना था। तो वो आदमी आने से पहले हमको फायरिंग से डाउन कर दिया। हम छिप के अभी हम भी फायरिंग करते रहा, बैठा रहा। तो फिर बाद में फायरिंग दोनों साइड बंद किया। तो वो गाइड वाला ने लद्दाख स्क्वाड के एक आदमी आया था, उन्होंने हमको लेके गया रात को।
जाते जाते तो हमको ऐसे पहाड़ी चढ़ना था। पहाड़ चढ़ते चढ़ते फिर ऐसे जाना था, ऐसे पहाड़ी चढ़ के ऐसे बस्ती पार करना था। तो वो बस्ती में हमको फायर से जाना नहीं दिया। मतलब बार बार यही हो रहा था कि आप लोग ऊपर चढ़ने की कोशिश वहाँ पे कर रहे थे और ऊपर से जो फायरिंग हो रही थी तो आप कुछ देर के ठहर जा रहे थे वहाँ पे। हाँ, हमको जो प्लेन जो दिखाई दिया, जहाँ पर दिखाई देता है पाकिस्तान को, मतलब ऊपर से वहाँ पर फायर मार दिया। तो हमारा आदमी आधा नीचे कटाव हो गया। कटाव का मतलब आधा पीछे रह गया, आधा आगे निकल गया। फायरिंग दौरान आगे भाग निकल के गया। तो आगे गया। उस दिन पूरा रात वैसे रहा। आधा आदमी पीछे रह गया, आधा आदमी आगे रह गया। तो फिर नेक्स्ट रात तब वो आदमी हमारा क्लोज हुए, इकट्ठा हुआ। इकट्ठा होने के बाद फिर प्लानिंग बनाया। अफसर ने बोला हमको चलो फिर सब आ गया ठीक है। तो लोग तो वहाँ से फिर मूव कर दिया, हमको आगे बढ़ा। बिल्कुल, वहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो ऑफिसर थे वो आपको लगातार यहाँ पे गाइड कर रहे थे। फर्स्ट नागा कुछ भी प्लानिंग नहीं थी, पता नहीं था कि कितने आतंकवादी वहाँ पे है या फिर पाकिस्तानी, कितने पाकिस्तानी वहाँ पे। फिर सेकंड नागा को वहाँ पे भेजा गया था। आपकी जो शुरुआती दौर था, जब आपको कहा गया कि अब आपको मूव करना है, ऑपरेशन जो आपको वहाँ पे दिए गए थे किस तरीके थे? हम तो एक्चुअली श्रीनगर वैली में थे जी। हमारे को तो फौज का आदेश मिला कि भाई आपको द्रास सेक्टर जाना है, कारगिल जाना है जी। तो वही जो फौज का टाइम होता है 15 से 18 घंटे में रेडी हुए और हम द्रास सेक्टर पहुँचे। तो तब तक वहाँ काफ़ी फौज थी हमसे पहले भी। फिर हमारे सीओ साहब की जो भी ब्रीफिंग होनी थी, ब्रीफिंग भी सीओ साहब ने कहा भाई अब क्लेमिटेशन करने के लिए तो 14-15 दिन का टाइम चाहिए। हम पहुँचे 1 को थे और 5 तारीख को हमको जिस पोस्ट को कैप्चर करना था, ट्विन बम 4875 उसकी हाइट थी, तो वहाँ पर हमको जाना था। तो सीओ साहब ने एक दिन रेकी पार्टी भेजी तो मैं भी उसमें था और जो भी अफसर थे हमारे साथ, कंपनी कमांडर जिन्होंने अटैक पे जाना था, तो देख के और हम अगले दिन सीओ साहब को, जो भी कंपनी कमांडर साहब ने ब्रीफिंग दी कि ऐसा ऐसा है। और 5 तारीख की नाइट हमको चलना था और 6 को हमको अटैक करना था। तो 5 तारीख को ही कुछ ऐसा पाकिस्तान का फायर आया 82 मोटर का कि हमारे जो फायरवेज था, जो हमें फायर हमारी जो कंपनी जानी थी उसका सपोर्ट देते थे, तो वो फायरवेज उड़ गया। वहाँ हमारे 7 लड़के जवान जो है शहीद हो गए। तो थोड़ा सा उससे हमारा जो रात 11 बजे के आसपास हमारा जो भी अटैक का टाइम था वो डिले हो गया। फिर जो कमान अधिकारी महोदय थे DK बड़ोला साहब, अभी तो रिटायर्ड, तो उनको उस समय YSM युद्ध सेवा मेडल भी मिला था। तो जो कंपनी कमांडर साहब को कहा भी अभी कुछ देर रुक जाओ क्योंकि फायरवेज में तो जो है ऐसे हो गया। तो फिर हम पोस्ट के बिल्कुल नज़दीक थे। फिर जो टाइम था वो 4 बजे का नियुक्त हुआ कि भैया सेकंड नागा की फलानी कंपनी 4 बजे। तो 4 बजे का ये प्लानिंग, जो लड़ाई का प्लानिंग हुआ, बोला ट्विन बम में इस पे जाना है। अब जो हमारे थोड़ा बहुत मुराल में फ़र्क तो पीछे से ही हो गया जी, कि बिल्कुल सेट पे तो हम भी सुन रहे थे, बताया तो जा नहीं रहा था, लेकिन सेट पे तो आवाज़ आई रही थी कि ऐसा ऐसा हो गया। तो फिर भी हमने कहा, कंपनी कमांडर साहब ने कहा, हमारे साथ कैप्टन DK सिरावत, हमारे वैसे मेजर समीर भोजूरिया थे उस प्रेजेंट में ब्रिगेड पूरा कमांडर जो साहब। ऑपरेशन जब वहाँ पे प्लान किया जाता था, क्या आपको हर बात वहाँ पे बताई जाती थी या फिर आपको सिर्फ ये कहा जाता कि आपको इस पॉइंट पे पहुँचना, इस तरीके से ऑपरेशन नहीं, एग्जीक्यूट करना है? पॉइंट के साथ तो सारे कंपनी कमांडर साहब साथ रहते थे हमारे सब, क्योंकि वो भी आ गई थी हमारे साथ, कोई उसको थे नहीं। तो उन्होंने हमको पॉइंट दिखा दिया, भाई यहाँ से उन्होंने प्लानिंग बनाई कि इतने आदमी पहले अटैक पे, अगर फायर इधर से आ रहा है तो नाले की इस तरफ से 10 आदमी जाएंगे रेड करने, क्योंकि उनका भी ध्यान भटकाना था उनको फायर, कि वो सोचे कहाँ से आ रहे। तो पहले हमको एक सुबह होते होते वहाँ थोड़ा लेट ही होता है, 5-5:30 बजे करीब पूरा उजाला हो गया था। बिल्कुल, आपने जिस तरीके से कहा कि उनका ध्यान भटकाना था, सेकंड नागा थोड़ा स्थिति आपको वहाँ पे पता चल चुकी थी कि आखिरकार कितने वहाँ पर जो है आतंकवादी या पाकिस्तानी, हम उन्हें कह रहे हैं, वो लोग वहाँ पर थे। लेकिन फर्स्ट नागा, गुरुंग जी, फर्स्ट नागा को तो बिल्कुल कुछ नहीं पता था उस वक्त, उन्हें ही ये पता करना था कि एक्चुअल कंडीशन वहाँ पर क्या है। तो उस वक्त आप लोग को कितनी परेशानियाँ वहाँ पे हुई? परेशानी इतना हुआ, तो हम आगे बढ़ते गया, उसके बाद चलते गया तो रास्ता नहीं मिलना, और दिन में चलेगा तो वो वहाँ से गोली मारता था। जी।
तो फिर ये रात होने के बाद तब हम रास्ता ढूंढ ढूंढ के आगे बढ़ता था। तो आगे बढ़ के 5140 में को पोस्ट में मैंने फायर मारा। मेरे पास MM मशीन गन था, मीडियम मशीन गन था। तो वो मशीन गन से मैंने पूरा फायर मार मार के उनको डाउन कराया, उनको वहाँ से पोस्ट छोड़ना पड़ा। तो और जो हमारा कंपनी कमांडर सीनियर जैसे सब गए थे, तो उनको सब कैजुअल्टी हुए, कैजुअल्टी होके सब आदमी वहाँ से कैजुअल्टी हो गया था। अब क्या करना वरुण है? जी, जो हमारा दुश्मन था वो ऊपर था, ऊपर हम नीचे थे। आप कह रहे हैं दिन भर आप मूवमेंट कर नहीं सकते क्योंकि वो आपको देख लेंगे। आप रात को मूवमेंट कर रहे हैं ना, आप उजाला उस वक्त कर सकते हैं क्योंकि वो आपको देख लेंगे। तो उस वक्त जब रात को आप मूवमेंट करते थे तो किस तरह की उस वक्त तैयारी रहती थी, किस तरह मूवमेंट करते थे? अच्छा, उस टाइम बर्फ़ को रात में भी बर्फ़ का इलाका था जी, सफ़ेद दिखाई देता था सब चीज़। जो पत्थर काला काला दिखाई देता था, नहीं तो सब पे वाइट दिखाई देता। रास्ता क्लियर दिखाई देता था, यहाँ से जा सकता है, यहाँ से जा नहीं सकता है। अंधेरा नहीं था, उजाला था बर्फ़ का। जी, तो ऐसे हालात में हम लोग गए। तो फिर हम लोग वहाँ पहुँचे तो हमारा डेल्टा कंपनी का अफसर, कंपनी कमांडर सीनियर जैसे और जवान को पूरा स्पेंटर से गोली लग गया, कोई वहीं डेथ हो गया। कुछ कह रहे ठीक ठाक आदमी तो कैजुअल्टी वाला को लेके यहाँ तो नहीं रुकना है, यहाँ रुकेगा तो सबको ख़त्म कर देगा बोला। तो मैंने उस टाइम मैंने क्या सोचा, मैं ये बड़ा भीड़ में मैं नीचे नहीं आऊँगा। जी, मेरे को भी सीमेंटर लगा था थोड़ा सिर में, तर मैं बेहोश नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो मैं MMG लेके, मेरे पास MMG को 2 डिब्बे अम्युनिशन था और भी था कुछ। MMG लेके मैं रात भर और मेरे साथ वाले का पूरा कोई वहीं ख़त्म हो गया, कोई कैजुअल्टी हुआ था, सब नीचे डाउन हुए। मैं डाउन नहीं हुआ, मैं वहीं रुका रहा रात भर। मैं फायर टाइम में मैं फायर मारते रहा। मैं फायर आपके साथ जो आपके साथी हैं वो कैजुअल्टी उनके साथ हो जाती, कुछ घायल हो जाते हैं, कुछ शहीद हो जाते हैं, उस वक्त भी आपको ऑपरेशन को अंजाम देना होता है। अच्छा, उस टाइम तो मैंने 13 दिन लड़ाई लड़े। हम वापस तो कह रहे बच के तो जाना है नहीं, आना है नहीं, मरना ही है। मैं मार के जाऊंगा, बस मरना ही है। यहाँ कह रहे रात को तो चल नहीं सकता है, न खाने को मिल रहा है न कुछ। बिल्कुल सही बात भट्ट जी, जैसे गुरुंग जी ने कहा करो या मरो की स्थिति वहाँ पर थी कि करना है, हमें रुकना नहीं है वहाँ पे। और जिस तरह गुरुंग जी ने बताया कि वहाँ पर बर्फ़ की चादर थी पूरी, क्या उस बर्फ़ से जो उजाला आ रहा था वो आपके लिए बहुत सहूलियत वाला बहुत था, या बढ़िया। फिर ये कहें कि इतनी ठंड उस वजह से भी थी? नहीं, गाइड तो एक्चुअली उसी चीज़ ने किया हमको, बर्फ़ ने। बर्फ़ ने, क्योंकि बर्फ़ तो रात को चमकती है, वाइट तो होता ही है। पर वो चलना भी मुश्किल रहा चलना होगा। मुश्किल था वैसे तो। चलना तो सारी जो भी आर्मी वहाँ गई हुई है उसको चलना एकदम। आप श्रीनगर वैली से और 17-16 की फीट में, इतनी हाइट में चलना, ऑक्सीजन नहीं, पेड़ पौधे नहीं। लेकिन ये तो यूनिट का नाम है और फिर देश का था जोश। फिर ऊपर से बोफोर्स गोले इतने मार रही थी कि एक दिल से हट गया था कि यहाँ से जाना है नहीं, तो अब तो या तो कुछ मारो या मरो। क्योंकि हम तो कारगिल में जो भी गोले बोफोर्स पीछे से फायर सपोर्ट दे रही थी वो गिन रहे थे, देख रहे थे यार कितने गोले चले गए और कितने जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। तो फिर एक दिल से ये हट ही गया था कि मौत आए, मतलब जो होगा होगा। मतलब मौत का डर उस वक्त खत्म हो गया था। बिल्कुल खत्म। तो कुछ अपनी फायर से कुछ सामने वाले की। और फिर थोड़ा सा हमारे को प्रॉब्लम ये हो रही थी कि हमको डाउन से हाइट में चढ़ना था, वो ऑलरेडी हाइट में थे। क्योंकि वो पत्थर भी अगर वहाँ से फेंकते तो भी हमारे जवान जो भी हम जा रहे थे ऑपरेशन के लिए, पक्का कैजुअल्टी होना ही होना था। वो कम से कम 1-1.5 साल पहले से वहाँ आराम से बैठे हुए थे। ऐसे ऐसे उनकी पोस्ट जो हमने लास्ट में कैप्चर करे। तो फिर सेकंड नागा का तो जब ये सौभाग्य मिला, ट्विन बम को कैप्चर किया, तो हमने उन्हीं का राशन 15-20 दिन, उन्हीं के कपड़े, स्लीपिंग बैग, वो तो चीज़ थी नहीं हमारे पास। तो जो भी वहीं जो भी सूजी वूजी अच्छी, मतलब जो भी उनका खाना था वही खाना खाया हमने। और उन्हीं के FRP हट में रहे। और जो उनके हथियार थे हमारे को, उनको एक जिससे वो फायर कर रहे थे मोटर पोजिशन, वो हमने कैप्चर किया था। उसमें
3 उनकी 82 हमारी 81 होती है, उनकी 82 मोटर थी और उसका अम्नेशन कम से कम 300-400 आदमी हम उसको उन हथियारों को अम्नेशन जो उनका डंप था उसको लेके आए। सर किसी भी युद्ध के लिए बहुत ज़रूरी होता है मनोबल। आपका मनोबल किस तरीके से बढ़ रहा है उस वक्त जब आप लोग देख रहे थे कि वो इतनी हाइट में है, युद्ध शुरू हो चुका है, आप लगातार ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और वो लोग आपको नीचे धकेलने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि जीत दोनों ही तरफ से चाहते थे। दुश्मन भी चाहता था कि हम जीत जाएं, आप लोग भी चाहते थे हम जीत जाएं। ऐसे वक्त में अपने मनोबल को स्थायी रखने के लिए और उसको और बढ़ाने के लिए किस तरह से कार्य करते थे? मनोबल तो मैडम एक सबसे बढ़िया चीज़ ये होती है फौज में कि जो ब्रीफिंग हो रही थी उसने कहा है ये बहुत कम, इतनी जो है आर्मी, इतनी इंडियन आर्मी इतनी बड़ी है, तो जो भी हमारे अधिकारी लोग थे उन्होंने कहा, भाई सीओ साहब ने कहा ये मौका बहुत कम को मिलता है जी। बोला नहीं तो फलानी रेजिमेंट आती, फलाना आ रहा है, बोला हम जिस लिए भर्ती हुए थे वो आज एक्चुअली टाइम ये है। तो हमारे सीओ साहब ने जो थोड़ी सी ब्रीफिंग करी, बोला भैया ये है, मैं साथ हूँ, क्योंकि हमारे सीओ साहब भी हमारे साथ ही थे, अफसर सारे साथ होते हैं। खैर तो जो कंपनियां हमारी 2 कंपनियों ने अटैक करना था, दोनों उनके रिजर्व में रहना था, अल्फा और डेल्टा हमारी अटैक में थी। तो सीओ साहब ने कहा ये मौका बहुत कम को मिलता है और मैं भी अपने को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि मैं भी आपके साथ हूँ और मुझे भी ये आज दिन देखने के लिए देश के साथ कुछ कर गुजरने का जज्बा आज है। तो कुछ तो ऐसा मोटिवेशन, ऐसा मोटिवेट हो गए कि यार वाकई, क्योंकि लड़ाई देखी तो थी नहीं, हम तो काउंटर इंसर्जेंसी कर रहे थे, लेकिन उससे कुछ जोश और फिर कुछ जो बोफोर्स के गोले जैसे मैंने पहले बताया, फिर दिल तो ये हो गया कि यहाँ से जाना तो है नहीं, अब तो उनको मार के ही मरो या जो भी होगा। आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है जब आपको युद्ध लड़ते हैं तो अपना साथ में जो है उसको भी आपको मोटिवेट करना है, खुद को भी स्थायी रखना है। उस वक्त जो आपके सीनियर ऑफिसर थे वो किस तरह आपको समझाते थे? जो मेरे को जो हम कंपनी कमांडर और गोली लग गए, सब डाउन हो गए, तो पूरा एक कंपनी चढ़े थे उस टाइम, पूरा कैजुअल्टी होके डाउन हो गए। मैं अकेला वहाँ वो हाइट में बैठ के मैं फायर करते रहा पूरा रात, शाम को 5 बजे से पूरा दिन, पूरा रात, नेक्स्ट दिन। तो वहाँ से तो पूरा ख़त्म हो गया, मैं अकेला वहीं रहा, अकेला मैं MMG से फायर मारते रहा। तो मैं 13 दिन तक लड़े वहाँ। आप अकेले वहाँ पे फंस गए थे और आप अकेले लगातार वहाँ पे फायर कर रहे थे? हाँ जी। कोई नहीं था उस वक्त? मनोस्थिति कैसी थी? क्योंकि ऊपर से लगातार फायरिंग हो रही थी, आप अकेले फंस गए थे। तो ऐसा था, वो जगह एक घाटी वाला जगह था, वो आने का पहाड़ी का इलाका है, आने का रास्ता तो एक ही बनता है या 2 ही बनता है, पूरा चारों तरफ से रास्ता तो नहीं बनता है। तो मैं उस घाटी में मैं अपना गन को उसी घाटी में मैं फायर मारता था, मारते रहा, तो कोई नहीं आया। तो वहाँ से उन्होंने जो पोस्ट छोड़ के भागना पड़ा, उन्होंने भागा। मतलब आप अकेले नहीं, आपने उनको पोस्ट से भागने के लिए मजबूर कर दिया। ये तो बहुत बड़ी बात है। दर्शकों, यहाँ पर हम जान रहे हैं कि उस वक्त कारगिल जब युद्ध हुआ था उस वक्त मनोस्थिति क्या थी, किस तरह का माहौल वहाँ पे था, ये जानना आप लोगों के लिए भी बहुत आवश्यक हो जाता है कि हमारे एक फौजी ने वहाँ पर जो पोस्टें थी वहाँ पर जो लगातार हमारे दुश्मन फायरिंग कर रहे थे उन्हें पीछे खदेड़ने में अहम योगदान दिया। और वो योगदान हमारे उत्तराखंड के नौजवान वीर जवानों का हम कह सकते हैं। सर, उस वक्त आपने उनको पीछे खदेड़ दिया, उस वक्त जब वो लोग पीछे जा चुके थे, क्या आपने फिर दोबारा चढ़ने की कोशिश की आगे? मैं अकेला था, मैंने चढ़ा, वहीं रुके रहा मैं जी। तो नेक्स्ट दिन दूसरा हमारा यूनिट का नेक्स्ट कंपनी आया जी। नेक्स्ट कंपनी आके मेरे को बोला तेरे को भी गोली स्प्लिंटर लगा है, कैजुअल्टी है, तू भी डाउन हो जा करके। मैं 13 दिन में मैं डाउन हुआ। तो वहाँ फिर तो दूसरा कंपनी का हमारा आदमी आके दूसरी कंपनी का उन्होंने वहाँ पे बैठ गए, उन्होंने फिर फायरिंग स्टार्ट की। जो है इसी वीरता को देख के उनके वीर चक्र से सम्मानित किया गया। सही, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपने इतनी वीरता वहाँ पर दिखाई, क्योंकि हर किसी के बस का नहीं होता है इतना। क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप वहाँ पे अकेले फंस गए थे और आप लगातार वहाँ पे फायरिंग कर रहे थे। जो कहते हैं उस वक्त हम मनोस्थिति की बार बार कर रहे हैं कि उस वक्त तो मनोस्थिति ही चेंज हो जाती है।
भट्ट जी आपके पास मैं आना चाहूंगी, ये पहला ऐसा युद्ध था जो इतनी ऊंचाई पे लड़ा गया था। सर हथियारों को लेकर ऊपर चढ़ रहे थे, इतनी हाइट में आप लोग हथियारों को लेकर ऊपर चढ़ रहे थे, उस वक्त कितनी मुश्किलें आती थी? मुश्किल तो बहुत थी, ऑक्सीजन नाम एक क्लाइमेट सूट था, लेकिन बस कास्ट का जोश और यूनिट का नाम करना था तो चलते गए। खाना लेके जा पाते थे अपने साथ? खाना तो जो था ड्राई राशन मिला था थोड़ा सा, उसी पे चलते रहे। ड्राई राशन आपको वहाँ पे मिला था, आप लोग को इतना बड़ा युद्ध लड़ना था, आप इतनी हाइट में जा रहे थे, खाना भी बहुत मुश्किल से, शायद खाने का टाइम भी नहीं मिल पा रहा होगा, तो ऐसे में युद्ध करना कितना मुश्किल होता है? नहीं, पीछे से बाद में 2 दिन के बाद तो आने लग गया था, जो भी पीछे रीइंफोर्समेंट थी हमारी, वो रीइंफोर्समेंट काफ़ी 2-3 यूनिटें थी, तो वो पीछे से लाने लगी थी। भट्ट जी कोई एक्सपीरियंस आप जो हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हो कि ऐसा हुआ हो जो दर्शकों को जानना भी आवश्यक है कि उस वक्त क्या माहौल था? रात को जा रहे थे तो हमारे साथ 17 जाट जी के कुछ कैजुअलिटी वापस आ रहे थे, और कोई मतलब कोई अपना मतलब ये मान लो कि अगर उसका पैर में गोली लगी तो खुद ही चल के आ रहा था, क्योंकि वहाँ पे स्थिति इतनी जटिल थी। तो एक ने मुझे कहा यार नागा वाले तो थोड़े टफ होते हैं, मतलब पहाड़ी आदमी है, पहाड़ी कास्ट है, तो ये तो तेज हैं। तो हम जैसे आगे जा रहे थे तो सुबह होते होते रात को हम थोड़ा रुके, जहाँ पे ब्रेक किया, तो सुबह हमको आगे जाना था। तो कोई 17 जाट का कोई बेचारा जवान था, तो वो जवान मतलब ऐसी जगह, पहाड़ों में होते हैं ना सुरंग सी होती है जो मतलब पत्थर निकले हुए होते हैं, तो वहाँ जाके थक के हर आदमी बैठता है, हम भी बैठे ही थे। हम इधर बैठे थे 20-25 आदमी, कुछ उधर कुछ इधर, तो एक गोला, पाकिस्तान का गोला आया, उसका स्प्लेंडर सामने वाले पत्थर में टकराया, और कम से कम 1.5 मीटर की तो गुफा रही होगी वो जी। वो स्प्लेंडर टकराया, और जो जवान था जाट रेजिमेंट का, उसके वहीं पर खच्चे उड़ गए, जो भी ऑन द स्पॉट खत्म हो गए वो। जबकि हम वहाँ बैठे हुए देख रहे, आवाज़ सुनी चिल्लाने की, तो थोड़ा दिल ये में एक घबराहट भी हो गई। फिर हो गया जिसके लिए बना है, देखो हम भी बैठे थे और भी बैठे थे, लेकिन गोला सामने वाले पहाड़ पे पत्थर के उस पर टकराया और सीधा सुरंग में। गुरुंग जी आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहते हो, आपके साथ कोई ऐसा वाकया हुआ हो? जो मेरे साथ जो बफर गोला आया अपना बफर का, उसने 6 फीट का गड्ढा बना के जी बनाता है, तो उसमें साइड में हम लोग थे। एक बंदा को नाक से खून आ गया, वो घबरा गया, वो बेहोश जैसा हो गया। बाद में वो ठीक हो गया, तो बाद फिर उसके बाद हम लोग नीचे जाके ये पाकिस्तान वो हाइट में तो पहुंच गया जी। इस हाइट में पाकिस्तान भी है, हम भी पहुंच गया वहाँ। फिर पाकिस्तान के साइड से हम डाउन होके ये कहाँ से फायरिंग आ रहा करके देखने के लिए गया, तो हमारा 2 जवान को वहाँ फायर मार के शहीद कर दिया। तो एक सुबेदार साहब था, सुबेदार साहब यहीं देहरादून के बलबीर चौधरी, उन्होंने पूरा पोजीशन करके वो अपना जान बचाते हुए आया। वो रेकी करने लगे गया था कहाँ से फायरिंग आ रहा, तो 2 आदमी शहीद कर दिया। तो उस आदमी को हमने रात भर निकालने में पूरा खींचते पूरा रात लग गया। तो ले के पूरा रात हो के फिर अपना पास ले आया वो आदमी को। तो फिर नेक्स्ट सुबह होने के बाद उनको नीचे ले गया। तो उस टाइम तो ये था कि कुछ नया जवान भी जो आदमी शहीद होता है तो गोली लगता है तो घबरा तो होता ही है। मैंने ये देखा, मैंने एक अपना ही बंदे को घबराहट होके वो काँप रहा था, तो फिर उनको बस अलग ही रखा, तो कुछ नहीं होता। तो ऐसे करके वो हमारा आदमी ऐसे हुआ देखा मैंने। तो लास्ट में वही मैंने बोला, मैंने जो फायर किया वहाँ से हमको फायर मार दिया, पूरा ख़त्म कर दिया। अब हमारा जो आदमी मैं अकेला रुक के मैं फायर करते रहा। आप लगातार फायर वहाँ पे कर रहे थे? फायर करते रहा। ये वो उन्होंने सिविल भी रखा हुआ था जी। पाकिस्तान ने, फौजी नहीं था, मिक्स था।
जी। हम देखते थे सिविल ड्रेस वाला भी देखता था, जैसे रोड में काम करने वाला जैसे हेलमेट लगाते हैं ना, पीला हाँ। वाला लाल, वैसे टाइप का हेलमेट लगा के फायर मार रहा है हमारा ऊपर, ऐसे देखा हमने। तो हमने फिर तो हमारा आर्मी वाला को तो, हमारा इंडियन आर्मी का तो एक ही जैसा होता है हेलमेट, उनका तो अलग अलग कलर का थे। वो कह सकते हैं कि विकट परिस्थितियों में आपने वहाँ पर युद्ध लड़ा और उसमें जीत हासिल भी की थी। गुरुंग जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ ये चर्चा में शामिल होने के लिए, और भट्ट जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ उत्तराखंड के वीर जवान मौजूद थे जिन्होंने बताया किस तरह कारगिल युद्ध में वहाँ पर जीत हासिल की गई थी। विकट परिस्थितियाँ थी, बावजूद हमने कारगिल युद्ध जीता था। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। नमस्कार।